हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नया लेक्चर लेकर। इस लेक्चर में अपन राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इकोनॉमी सर्वे आरएस मेंस आरएसपी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यह राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है राजस्थान सरकार द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में अपन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में जो सकल जीडीपी है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों रूपों में जारी की जाती है। ये अपने अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूचक होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात इसे ही जीडीपी कहते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, राज्य की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य होते हैं उसे ही जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान की जो भी सीमाएं हैं उसके अंदर जो भी उत्पादित होता है एक वर्ष के भीतर, उन वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही जीडीपी कहते हैं। दोस्तों, जीडीपी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जीडीपी में केवल वही उत्पाद इंक्लूड होते हैं जो राज्य की सीमा के अंदर उत्पादित होते हैं, अर्थात इसमें वो उत्पाद वस्तुएं सेवाएं गुड्स शामिल नहीं होंगे जो राजस्थान से बाहर हो रहे हैं। अर्थात जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो यूपी में कोई काम कर रहा है, वो राजस्थान की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, वो यूपी की जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसी प्रकार यूपी का कोई बंदा अगर राजस्थान में काम कर रहा है तो वो राजस्थान की जीडीपी में इंक्लूड होगा, ना कि यूपी की जीडीपी में। दोस्तों, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए जीडीपी बहुत ही उपयुक्त साधन है। इसके यह अपना जो आर्थिक विकास होता है एक उसका प्रतिबिंब होता है। राजस्थान के राज्य सकल घरेलू उत्पाद को प्रचलित तथा स्थिर दोनों कीमतों के में तैयार किया जाता है। प्रचलित कीमतों पर जीडीपी अनुमान लगाने के लिए एक वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, अर्थात जो भी मूल्य मार्केट में चल रहे हैं उसी के आधार पर यह प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी निकाली जाती है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य परिवर्तन हो रहा है और जो सेवाओं और वस्तुओं के मात्रा में जो चेंज होता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, जीएसडीपी को स्थिर मूल्यों पर भी निकाला जाता है। इसमें एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है, जैसे कि 2011-12 भी सरकार ने मान रखा है आधार वर्ष। आधार वर्ष उस साल को चुना जाता है जिस वर्ष में जो कीमतें होती हैं, मार्केट प्राइस वगैरह जो कुछ भी होती हैं वस्तुओं की, उनमें उतार चढ़ाव कम हो, उसी को ध्यान में रखकर एक आधार वर्ष निकाला जाता है। और उसी को बेस मानते हुए सरकार आगे की जो मुद्रास्फीति निकालती है या जो वस्तुओं में जो भी मूल्य चेंज होते हैं उनको निकालती है, और उस आधार पर मेन मुद्रास्फीति अपनी जीएसडीपी निकाली जाती है। इस चार्ट के माध्यम से अपन सकल राज्य घरेलू उत्पाद को स्थिर मूल्यों प्रचलित मूल्यों पर आराम से राजस्थान में और भारत में क्या कुछ वृद्धि रही और क्या कुछ ये अपनी जीडीपी रही उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्थिर मूल्यों पर राजस्थान में जीडीपी देखते हैं। तो स्थिर मूल्य अपना जो आधार वर्ष है 2011-12 है, इसके आधार पर 2021-22 में राजस्थान में 7.39 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.36% इसमें वृद्धि रही। वहीं 2022-23 में यह अनुमान लगाया गया 7.99 लाख करोड़ रुपए की, जिसकी वृद्धि दर हो रही है 8.19%। वही राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर जीडीपी 21-22 में 12.18 लाख रही, जो कि 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ रुपए रही है। इसकी वृद्धि दर रही 16.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इनकी वृद्धि दर क्या रही और 2022-23 की जीडीपी प्रचलित कीमतों पर स्थिर मूल्यों पर क्या रहा। जैसे राजस्थान में स्थिर कीमतों पर रहा 7.99 लाख करोड़ 8.19% की वृद्धि से, और प्रचलित मूल्यों पर 14.14 लाख करोड़ रुपए 16.4% की वृद्धि से। वही भारत में देखें तो स्थिर मूल्यों पर अपनी जीडीपी रही 157.60 लाख करोड़ रुपए 7% की वृद्धि दर से। वही प्रचलित मूल्यों पर रही 2022-23 में 273.8 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वृद्धि दर रही 15.4%। ठीक है, इस चार्ट को 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से भी अपन जीडीपी वृद्धि दर समझ सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हो 2020-21 में अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, और फिर ये 21-22 में 11.36% रही, फिर इसमें इस साल कमी आई है 8.19% रह गई है। वहीं अगर अपन प्रचलित मूल्यों के आधार पर देखें तो ये 21-22 में 19.50% से जो घटकर 16.4% रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। दोस्तों, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समकों में से स्थायी पूंजी का जो उपभोग होता है उसको घटाया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो अपनी जीडीपी होती है उसमें से जो वस्तु वगैरह होती है उनमें कुछ ह्रास भी होता है। जैसे अपन ने कोई गाड़ी ली और उसको अपन ने 20 साल चला लिया तो उसमें कुछ घिसावट भी हुई होगी, उसी को इसमें से जीडीपी में से माइनस कर देने के बाद में जो भी वस्तु अपने पास प्रोडक्ट बचता है वही अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है। इसको भी प्रचलित और स्थिर कीमतों पर ज्ञात किया जाता है। इसका भी आधार वर्ष 2011-12 है। दोस्तों, यह 2021-22 में 6.43 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 6.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी वृद्धि दर रही है 8.11%। वहीं प्रचलित कीमतों पर 2011-12 में यह 10.85 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 12.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वृद्धि दर रही है 16.10%। ठीक है, चार्ट को 2-3 बार देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय है वो लोगों के जीवन स्तर, उनके कल्याण आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति आय को निकालते कैसे हम? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है उसमें से राज्य की जो मध्यवर्ती जनसंख्या होती है उसको माइनस कर दिया जाता है, और जो चीज निकल के आती है वही पर कैपिटा इनकम होती है। प्रति व्यक्ति आय अपने स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 80,545 थी, जो 2022-23 में 86,134 हो गया था, 86,134 रुपए हो गई है, जिसमें वृद्धि हुई है 6.94% की। ठीक है, वही प्रचलित कीमतों पर अपनी 2021-22 में 1,35,662 रही, वही 2022-23 में 1,56,149 रुपए रही, इसमें बढ़ोतरी हुई 14.85% की। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के जो ये आंकड़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आरएसपी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये तो बहुत ही याद रखने वाली चीज है। वहीं भारत में स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में रही 96,522, जिसमें 5.5% की वृद्धि दर रही। वहीं प्रचलित मूल्यों पर 15,007 रही, 13.7% की वृद्धि के साथ। अब देख लेते हैं अपन सकल राज्य मूल्यवर्धन बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान क्या है स्थिर मूल्यों पर। क्षेत्रवार में जैसे अपने कृषि, उद्योग, सेवाएं ये क्षेत्र आते हैं, इनका स्थिर मूल्यों पर योगदान क्या रहा वो देखते हैं। तो 2021-22 में 29.22% था कृषि का योगदान, जो कि घटकर इस बार 28.50% हो गया। ठीक है,
वहीं उद्योगों का था 28.7%, जो कि घटकर 27.76% रह गया है। वहीं सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2021-22 में 42.61% था, जो कि बढ़कर 43.74% हो गया। अर्थात हम देख सकते हैं कि कृषि और उद्योग में तो कमी आई है, जबकि सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है स्थिर मूल्यों के आधार पर। वहीं अगर प्रचलित मूल्यों के आधार पर बात करें तो कृषि क्षेत्र में 29.39% था 2021-22 में, जो घटकर 28.95% रह गया। वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.45% था, जो कि घटकर 27.31% रह गया है। वहीं सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है 43.16% से बढ़कर 43.74%। ठीक है दोस्तों, ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। देखते हैं कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आते हैं, कौन सा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में नहीं आता, या फिर सेवा उद्योग में आते हैं। तो कृषि क्षेत्र में आता अपना फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। उद्योगों में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति जो निर्माण करवाते हैं अपना, वो विनिर्माण, उपचारात्मक सेवाएं। सर्विस सेक्टर में आता है व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, भंडार, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे और अन्य जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप भारत का और राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान समझ सकते हैं। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान है 18.11%, तो अपना राजस्थान का 28.95%। वहीं भारत का उद्योग क्षेत्र में योगदान है 28.48%, तो राजस्थान का 27.31%। वहीं सर्विस सेक्टर में भारत का योगदान है 53.41%, तो राजस्थान का है 43.74%। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सकल स्थायी पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सर्जित की गई परिसंपत्तियों में से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। दोस्तों, यह प्रचलित कीमतों पर 2021-22 के अंत में कुल परिसंपत्तियों का 346,844 करोड़ रुपए अनुमानित की गई थी, जो कि जीडीपी का 28.47% था। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का योगदान रहा है अपना 76.19%। वही सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान रहा है 83.81%। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक अर्थात होलसेल प्राइस। तो समग्र रूप से आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला यह एक सामान्य सूचकांक है। यह सभी व्यापारिक लेन देन, वस्तुओं की कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनको व्यक्त करता है। यह भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। दोस्तों, राजस्थान में जो WPI है वो आधार वर्ष 1999 से 2000 को आधार बेस मानकर निकाला जाता है। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर WPI है वो 2011-12 को बेस ईयर मानकर निकाला जाता है। WPI में सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में WPI की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह वित्तीय संस्थानों, उद्योगों, व्यापार मंडलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है। यह विभिन्न वस्तुओं जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं, इनमें कृषि की वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य अखाद्य वस्तुओं के मूल्य में होने वाले जो सापेक्षिक परिवर्तन होते हैं उनके पर्यवेक्षण में WPI सहायक होता है। साथ ही WPI राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन का एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाला सूचकांक भी है। ठीक है, राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक है वो मासिक आधार पर जारी किया जाता है, अर्थात हर महीने इसे जारी किया जाता है, वो भी आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। राजस्थान में 154 वस्तुओं के ऊपर WPI निकाला जाता है। कितनी वस्तुओं के ऊपर? 154 वस्तुओं के ऊपर।
इसमें 75 वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं जैसे कृषि खनन, इनका वेटेज है 33.894। वहीं 69 वस्तुएं हैं वह विनिर्मित उत्पाद है, जिनका वेटेज मान सकते हैं आप 49.85%। वहीं 10 वस्तुएं हैं ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उप स्नेह के रूप में, जिनका वेटेज आप 16.25% के आसपास मान सकते हैं। WPI है वह अपना 2021-22 में 371.22 था, जो कि बढ़कर 328.29 हो गया। इसमें परसेंट रहा 21-22 में 9.93%, जो कि 2021-22 में घटकर रहा 4.60%। WPI को आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 से 2022 तक इसमें मौसमी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। वहीं 2021-22 में इसमें गिरावट आई है और यह हो गया है 9.93% से घटकर 4.60%। अब अपन बात कर लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गई चयनित वस्तुओं तथा सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए CPI तैयार किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय तथा उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव को शामिल करता है, इसलिए मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में सरकार के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, चिकित्सा, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमतों में अंतर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता मुख्य रूप से खरीदते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो आधार वर्ष है वो 2016 है। CPI है वो 4 प्रकार से जारी किया जाता है: श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए तथा शहरी, ग्रामीण और संयुक्त स्तर के लिए CPI। इसमें जो प्रथम 3 है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए और ग्रामीण मजदूरों के लिए, इसे श्रम ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है, जो कि कहाँ है, शिमला में स्थित है। वहीं जो ग्रामीण, शहरी और संयुक्त CPI है वो अपने सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों NSO है वो नई दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। अगर बात करें WPI और CPI में अंतर क्या है, तो सबसे प्रमुख अंतर देख लेते हैं कि WPI है वो उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है। किसके स्तर पर? जो भी अपन उत्पादन करते हैं वस्तु का, उसके स्तर पर WPI निकाला जाता है। तथा CPI होता है वो उपभोक्ता के स्तर पर, जो सामान, जो कोई उपभोक्ता होता है, जैसे आप जैसे मोबाइल खरीदने जा रहे हो, उसके ऊपर जो कीमत में परिवर्तन होता है उसे CPI मापता है, ठीक है। WPI में केवल वस्तुओं की गणना की जाती है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि CPI में सेवाएं और वस्तुएं दोनों को ध्यान में रखकर CPI इंडेक्स निकाला जाता है। WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक वेटेज दिया जाता है, जबकि CPI में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को देर खाने वाली चीज काम आती है, तो उसी को ध्यान में रखकर CPI निकाला जाता है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। WPI में जो उत्पादक वस्तुएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, जबकि CPI में उपभोक्ता स्तर पर कीमतों को निकाला जाता है। WPI केवल वस्तुओं के आधार पर निकाला जाता है, ना कि सेवाओं के आधार पर, जबकि CPI में सेवाएं और वस्तुएं दोनों इंक्लूड होती हैं। WPI में अधिकतर जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं उनको वेटेज दिया जाता है, जबकि CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक वेटेज दिया जाता है। तो थैंक यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेकर आऊंगी, उसमें अपन बजट का सेकंड लेक्चर कृषि क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।